बहुत से पतियों के मेरे पास में सवाल आते हैं कि सर हमारे ऊपर एक गलत तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, फिर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है, हम गलत नहीं है, पत्नी खुद गलत है, तो हम इस पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दें? हम पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं या फिर इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम पत्नी को 1 रुपया भी मेंटेनेंस का नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हम अपने लेवल पे बिल्कुल सही हैं। तो अगर ये बात सही है कि आप अपने लेवल पे सही हैं, पत्नी गलत है, आप उसको 1 रुपया भी मेंटेनेंस का नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक आपको वीडियो देखना होगा तभी जानकारी समझ में आएगी। आधे अधूरे वीडियो से कोई जानकारी समझ में आएगी नहीं, इसलिए अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में पति की जो ये दुविधा चली आती है मन के अंदर कि सर हमारे ऊपर एक गलत तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है और ये गलत है क्योंकि पत्नी खुद गलत है, क्योंकि हम इसको मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, हम अपने लेवल पे बिल्कुल सही है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो आपको देखो, मेंटेनेंस का जब ऑर्डर होता है तो तुरंत आपको ये काम करना होगा। आपको पूरी जानकारी मिलेगी, अंत तक आपको वीडियो देखना होगा। देखो, इसमें सबसे पहले मेंटेनेंस का ऑर्डर होते ही आपको एक 90 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि फाइनल जो ऑर्डर होता है उसमें आपको 90 दिन का टाइम मिलता है। उसके अंदर आप इसकी रिवीजन के लिए जा सकते हैं, यानी कि जो आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसकी रिवीजन यानी कि अपील के लिए आप जा सकते हैं। अब अपील आपको कहाँ पे जानी है, यानी कि अपील के लिए आप कौन से कोर्ट में जा सकते हैं? अगर आपके ऊपर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट का ऑर्डर हुआ है तो आपको हाई कोर्ट में अपील के लिए यानी कि रिवीजन के लिए जाना होगा, या फिर आपके ऊपर एमएम कोर्ट का ऑर्डर है तो आपको सेशन कोर्ट में अपील यानी कि रिवीजन के लिए जाना होगा। और ये जाना होगा आपको सीआरपीसी के सेक्शन 397 401 के तहत आपको वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे अपनी बात है जो अच्छे से आप रख सकते हैं भाई कैसे आपके ऊपर गलत तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, फिर ज़्यादा आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है, तो इस संबंध में आप वहाँ पे एविडेंस दे सकते हैं कि इस तरीके से गलत तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है। यानी कि वहाँ पे एक रिवीजन पिटीशन बनेगी, उसके साथ में आपको ऐसे सारे एविडेंस लगाने हैं जिससे आप मेंटेनेंस से बच सके। और फिर आपको क्या करना है कि उस रिवीजन पिटीशन के साथ में आपको स्टे जरूर लेना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है कि जो एरियर वगैरह, जो मेंटेनेंस वगैरह आपके ऊपर निचली अदालत से बना है उसके ऊपर आपको स्टे लेना है, जिससे आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जितने आपकी रिवीजन की जो पिटीशन है पेंडिंग सिचुएशन में रहेगी, जितने आपके रिवीजन के ऊपर सुनवाई होगी उतने आपको ये मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा। अब रिवीजन में देखो कितना भी टाइम लग सकता है उसके सॉल्यूशन में आने में, पर यहाँ पे आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, 1 रुपया भी आपको मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। बस आपको ये करना है, रिवीजन यानी कि अपील के साथ में आपको स्टे का एप्लीकेशन लगाना होगा। अब आपको स्टे का एप्लीकेशन कैसे लगाना है और कैसे आपको स्टे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये करना है कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर आपके ऊपर हुआ है उसके अंदर काफ़ी सारा एरियर होता है जो कई लाखों रुपए में होता है, और पर मंथ के हिसाब से जो मेंटेनेंस होता है वो अलग होता है। तो आपको उस एरियर में से कुछ अमाउंट यहाँ पे आपको जमा करवाना होगा। अगर आपको स्टे लेना है तभी आपको स्टे मिल पाएगा। तो ये अमाउंट आपको कितना क्या जमा करवाना पड़ेगा, तो इस संबंध में आपके वकील साहब हैं जो कोर्ट से पता कर लेंगे। फिर आपको उस एरियर अमाउंट का 20%, 30% या फिर 50% के रूप में आपको ये अमाउंट है जो कोर्ट के अंदर जमा करवाना होगा, तभी आपको स्टे मिल पाएगा। यानी कि पूरा एरिया जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, और कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ये अमाउंट जमा करवाना होगा और कोर्ट के अंदर ही जमा करवाना होगा, और कहीं ना आपको देने की आवश्यकता नहीं है, पत्नी को भी देने की आवश्यकता नहीं है, और इससे आपको स्टे मिल जाएगा। यहाँ पे आपके चांस बन जाते हैं स्टे आने के, और स्टे अगर आपका आ जाता है तो इससे क्या है कि आपको पत्नी को 1 रुपया भी मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। आपका ये जो अमाउंट है कोर्ट के अंदर ही जमा रहेगा। अगर आपके पक्ष में ये ऑर्डर आता है यानी कि आपके फेवर में आता है तो आपको ये अमाउंट है जो वापस मिल जाएगा। अगर पत्नी के पक्ष में आता है तो ये पत्नी को अमाउंट मिल जाएगा, और जो भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा बनता है वो भी आपको देना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर आपके पक्ष में आता है तो ये आपका जो अमाउंट है ये सेफ रहेगा, और यहाँ पे देखो आपको स्टे मिल जाएगा। उतने आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा जितने आपकी रिवीजन पिटीशन के ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी, और रिवीजन में देखो कितना भी टाइम लग सकता है। तो ये आप बारीकी से समझिए कि इस तरीके से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। यानी कि एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि आप जब रिवीजन पिटीशन डालते हैं तो उसके साथ में आपको स्टे का एप्लीकेशन लगाना है। स्टे के लिए आपको ये अमाउंट कुछ % वहाँ पे जमा करवाना होगा। जो आपके ऊपर ऑर्डर हुआ है उसमें जो एरियर है उसका कुछ % कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको जमा करवाना है, तभी आपको स्टे मिलेगा। और जब तक रिवीजन के ऊपर कार्रवाई होगी आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि स्टे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी बात है जो रिवीजन के अंदर अच्छे से रख सकते हैं भाई किस तरीके से आपके ऊपर गलत तरीके से मेंटेनेंस हुआ है, या फिर ज़्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो इस तरीके से आपको फायदा मिल जाएगा। तो जानकारी हमें समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें अगर शेयर नहीं किए हैं, जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।